तो हम लोग अपने पिछले लेक्चर में ये पढ़ चुके हैं कि अगर हम लोग कैपेसिटर्स की बात करें तो शेप और साइज के आधार पर हम लोग कैपेसिटर्स को अलग अलग ग्रुप्स में या अलग अलग टाइप्स में बांट के पढ़ते हैं। हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास एक सिंगल स्फीयर हो तो हम लोग उसको आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर बोलते हैं, और उसकी कैपेसिटेंस हम लोगों ने C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली थी। इसके बाद हमें तीन और टाइप्स के कैपेसिटर्स के बारे में पढ़ना है। एक होगा हमारे पास स्फेरिकल, मतलब कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल कैपेसिटर, एक होगा कोएक्सियल सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, और एक होगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हालांकि 12th के सिलेबस में मुख्यतः पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। अगर आप नए एनसीईआरटी की बात करें, 2024 के सिलेबस में जो एनसीईआरटी है उस एनसीईआरटी की बात करें तो उस एनसीईआरटी में स्फेरिकल कैपेसिटर या सिलिंड्रिकल कैपेसिटर का कहीं कोई जिक्र नहीं है। लेकिन चूंकि ये इनका जो डेरिवेशन है वो एलाइड कॉन्सेप्ट से है, ऐसे कॉन्सेप्ट्स जो जुड़े हुए कैपेसिटेंस से कॉन्सेप्ट्स हैं, इसलिए जरूरी है कि हम लोगों क्लास में इसको भी पढ़ना चाहिए। स्फेरिकल कैपेसिटर आपको एनसीईआरटी में, नए वाले एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, लेकिन हम लोग अगर पीवाईक्यूज देखें बोर्ड एग्जाम का तो इसका जो लास्ट रिजल्ट आता है, इसके मतलब इसके कैपेसिटेंस का जो डेरिवेशन करेंगे, डेरिवेशन का जो लास्ट रिजल्ट बनेगा, कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला बनेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें सिलिंड्रिकल कैपेसिटर्स की तो उनका भी डेरिवेशन बोर्ड में नहीं आएगा, इनका भी डेरिवेशन बोर्ड में नहीं आएगा। लेकिन जब हम लोग अच्छे क्वेश्चंस की बात करेंगे, अगर हम एससीवी के क्वेश्चंस करें या पीवाईक्यू जेई और नीट के करें तो वहां पर ये कॉन्सेप्ट्स काम आएंगे। तो भले ही ये एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए हैं लेकिन ये हैं काफी इंपॉर्टेंट। तो आइए सीखते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को कैसे निकालेंगे। मैं तो सिंपल सा मूल मंत्र बताता हूं आपको कि किसी भी तरह का, किसी भी शेप का कैपेसिटर हो, कैपेसिटेंस निकालने का सबका फॉर्मूला सेम है। क्या है जनरल फॉर्मूला? C इज इक्वल टू Q बाई V। मतलब किसी भी तरह के कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालना है तो परेशान नहीं हो, सर को खुलाओ मत, बस क्या करो, उस कैपेसिटर के ऊपर में चार्ज Q दे दो, और जैसे ही चार्ज Q दोगे उस चार्ज Q के कारण क्या पोटेंशियल डिफरेंस बना वो निकाल लो, और चार्ज बट्टा पोटेंशियल डिफरेंस कर दो, तुम्हारा कैपेसिटेंस निकल जाएगा। मेरे बच्चे, मैंने पढ़ाया था क्लास में कि कैपेसिटर्स के अंदर अमूमन दो सरफेसेस होते हैं, जिसमें एक पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप करता है और दूसरे पर नेगेटिव चार्ज। हमें क्या करना होता है, इन्हीं दोनों सरफेस के बीच पोटेंशियल का डिफरेंस निकालना होता है। अगर इन दोनों सरफेस के बीच हम पोटेंशियल का डिफरेंस निकाल लें और चार्ज बट्टा पोटेंशियल डिफरेंस कर दें तो आराम से कैपेसिटेंस कैलकुलेट किया जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे पास एक अंदर में स्फीयर है और एक उसके बाहर में आउटर स्फीयर है। मान लेते हैं कि अंदर में जो स्फीयर है मेरे बच्चे, इस स्फीयर का जो रेडियस है वो कितना है? R1, और बाहर में जो स्फीयर है इसका रेडियस है R2। ये R1 इनर रेडियस है और ये R2 आउटर रेडियस है। इन दोनों का अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से किया गया है कि बाहर वाले को हमने क्या कर दिया, ग्राउंडेड कर दिया या अर्थिंग से जोड़ दिया। एक चीज अपने बहन को नहीं जहन को बताना कि अगर किसी पॉइंट को या किसी सरफेस को तुम अर्थिंग से जोड़ दोगे तो उसका पोटेंशियल 0 हो जाएगा। जिस पॉइंट को या जिस सरफेस को हम अर्थिंग से जोड़ते हैं उसका पोटेंशियल, मतलब बाहर वाले सरफेस का या बाहर वाले स्फीयर का पोटेंशियल 0 हो जाएगा। तब तक अंदर वाला बाहर वाला कहते रहोगे। मैं एक काम करता हूं, इसको बोल देता हूं स्फीयर A और इसको बोल देता हूं स्फीयर B। मतलब तुम्हारे जहन को यह समझ में आ गया कि अंदर वाले स्फीयर का तो नहीं पता, लेकिन बाहर वाले स्फीयर का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? 0। तो अपने कॉपी के हाशिए पर कहीं पर ये लिख लो कि जिस पॉइंट या सरफेस को अर्थिंग से जोड़ते हैं उसका पोटेंशियल 0 हो जाता है। और भी कॉन्सेप्ट्स और भी कैपेसिटेंसेस निकालते वक्त ये काम आएगा। अगले चैप्टर में किरचॉफ्स लॉ में भी ये काम आएगा। ये चीज तुम कहीं पर लिख लो कि जिस पॉइंट या सरफेस को अर्थिंग से जोड़ते हैं उसका पोटेंशियल 0 हो जाएगा, लिख लो कहीं पर, ठीक है। और बोर्ड पर देख लो, अगर हम सपोज करो चार्ज Q देते हैं इस स्फीयर A पर, इफ चार्ज Q is given to स्फीयर A। बाबू, अगर हम अंदर के स्फीयर पर, सुन लेना, अगर हम अंदर के स्फीयर पर चार्ज Q देते हैं तो ये चार्ज कहां पर चला जाएगा? सरफेस पे चला जाएगा। क्या बात है, मैंने पढ़ा रखा है कंडक्टर की प्रॉपर्टी,
उसमें कहा कि भैया कंडक्टर पर जो भी एक्स्ट्रा चार्ज दीजिएगा वो कहाँ अपियर करेगा, सरफेस पर। तो हम अगर अंदर के सरफेस पर क्यू चार्ज देते हैं, अगर हमने ए को कितना चार्ज दिया, क्यू चार्ज, तो दैट चार्ज विल अपियर ऑन इट्स, ये चार्जवा कहाँ चला जाएगा, इसके सरफेस पर। पता है कंडक्टर का एक और प्रॉपर्टी होता है, प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्शन। अगर तुमने इस पर प्लस क्यू चार्ज दिया है तो बगल वाले पर ये माइनस क्यू चार्ज डेवलप करवाने का प्रयास करेगा और अपने बराबर का चार्ज डेवलप करवा देगा। मुझे बहुत अच्छा लगा तुम लोगों ने जवाब दिया इसका। इस पर कितना चार्ज डेवलप करवा देगा, माइनस क्यू चार्ज। ये मैंने क्लास में पढ़ा रखा है ना। मतलब ए वाले अंदर वाले पर चार्ज हो गया हमारे पास कितना, क्यू, और बाहर वाले पर हमारे पास चार्ज क्या हो गया, माइनस क्यू। बहुत बढ़िया। अब हमारा मेन मकसद क्या है, हमें मकसद को नहीं भूलना। मकसद यह है कि चार्ज क्यू दे दो, उसके कारण पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो, अब पोटेंशियल डिफरेंस निकाल के क्या कर दो, क्यू बाई वी कर दो। ठीक है, तो भैया अभी आ जाओ बोर्ड पर। चार्ज कितना दिया है, क्यू दे दिया। अब एक चीज समझो, ए का पोटेंशियल क्या होगा, मान लेते हैं वी होगा। ए पॉइंट का मतलब ए स्फीयर का, ए स्फीयर के ऊपर हर जगह पोटेंशियल सेम होगा ना, मान लेते हैं कि वी होगा, और बी के ऊपर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों होगा जीरो, अर्थिंग से कनेक्ट कर दिया। जिस चीज को अर्थिंग से कनेक्ट करते हैं चेला, उसका पोटेंशियल क्या हो जाता है, जीरो। अब पोटेंशियल का तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता नहीं है इसका। अगर तुमने सैटरडे वाली क्लास की होगी तो उस दिन मैंने क्लास में बताया था तुम लोगों को कि अगर हमारे पास एक स्फीयर होता था, सिंगल स्फीयर, तो उसके पोटेंशियल का फॉर्मूला के क्यू बाई आर लगा देते थे। लेकिन यहां पर तो डायरेक्ट कोई फॉर्मूला है नहीं, तो यहां पे लगाएंगे अपन बुद्धि। क्या लगाएंगे, बुद्धि। जरा सोचना, देखो अगर जितना किताब में दिया उतना ही पढ़ोगे ना, तो कभी तुम सोचने के लायक नहीं हो पाओगे। और पढ़ाने का ये लक्ष्य कभी नहीं होना चाहिए कि जितना किताब में दिया उतना रटवा दीजिए, समझे। अब तुम एक एग्जाम्पल समझो, अगर कोई नर्सरी क्लास का बच्चा है या केजी क्लास का बच्चा है, उसको हम लोग सिखा रहे हैं ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, यही पढ़ाते हैं ना। अगर मान लो कि कोई कौन से क्लास का बच्चा है, अगर मान लो सपोज करो कोई केजी क्लास का बच्चा है, कौन से क्लास का बच्चा है, केजी क्लास का बच्चा, और उसको हमने सिखाया क्या, बेटा ए फॉर क्या होता है, एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, और एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया उसको। ये तुम लोग भी तो पढ़े होगे यार, नहीं पढ़े हो, क्या पढ़े हो, ए फॉर अच्छा, बी फॉर बहुत अच्छा, सी फॉर मेरे मुंह से तो समझे नहीं। तो हम लोगों ने पढ़ा बचपन में ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग। अब नर्सरी केजी का कोई बच्चा है, यही पढ़े हो ना, ये उसको कुछ कान में कह रही है, हम तो ये नहीं पढ़े हैं। ठीक है, देखो बहुत पहले वायरल हुआ था क्या, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बड़का एप्पल, सी फॉर छोटका एप्पल, डी फॉर दो एप्पल, ई फॉर एप्पल, एप फॉर फालतू एप्पल, ऐसे ही। लेकिन मतलब ऐसा है तो छोड़ो, मजाक नहीं करना है। तो स्कूल में यही पढ़ाते हैं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, पढ़ाते हैं ना। अब केजी क्लास के बच्चे को एग्जाम में पूछ दिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंड्स फॉर सी, पहला सी फॉर, स्कूल में क्या पढ़ाया था, कैट, लेकिन यहां पर दे दिया है सी फॉर चॉकलेट, है ना, यहां पर दे दिया है सी फॉर अम्ब्रेला, यहां दे दिया है सी फॉर बैगन, और फिर दे दिया है सी फॉर कुछ नहीं। तो बच्चा बोलेगा क्लास में तुमको पढ़ाए थे सी फॉर कैट, ऐसा तो कुछ है नहीं, तो ये आउट ऑफ सिलेबस हो गया। तो बच्चा गलत ना बोल रहा है, यही तो कर रहे हैं बच्चे 11th 12th में। जितना एनसीईआरटी में दे उसको पढ़ लेता है, उसी पर थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज कर देता है। अब कैपेसिटर तुमको पढ़ा दिया एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी का उम्मीद है कि तुम कैपेसिटर पे अलाइड क्वेश्चन कर पाओगे, मेरी बात समझ रहे हो। लेकिन बच्चा इस चीज पे अड़ा हुआ है कि हमको सी फॉर कैट पढ़ाया था, तो सी फॉर चॉकलेट कैसे पूछ दी, ऐसा संभव है क्या। तो इसीलिए एनसीईआरटी से थोड़ा बाहर भी हाथ पैर मारना पड़ेगा, मेरी बात समझ रहे हो ना। इसलिए कॉन्सेप्ट को समझो, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। हमारा मकसद सिर्फ एनसीईआरटी की चीजों को रटना और डेरिवेशंस को रटना नहीं होना चाहिए। हमारा मकसद होना चाहिए कि अगर कोई नया डेरिवेशन भी आ जाएगा तो हम इतने ट्रेन करें अपने दिमाग को कि हम उस नए डेरिवेशन को कर सके एग्जाम में। हमारा मकसद सोचना सीखना होना चाहिए कि हम सोचे कैसे। इस दुनिया में जितने भी हाईएस्ट पेइंग जॉब्स हैं, सब में सोचने का काम होता है। याद रखना, हमेशा इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, इंप्लीमेंटर्स होते हैं, उनको कम सैलरी मिलता है। इस दुनिया में जितने भी हाई पेइंग जॉब्स हैं, वो सारे हाई पेइंग जॉब्स सोचने वालों का है। एक बिल्डिंग बनता है, उस बिल्डिंग में एक राजमिस्त्री, एक मजदूर जितना मेहनत करता है, और एक जो उसका कॉन्ट्रैक्टर होता है, उसका काम क्या है, सोच करके देना कि ये काम ऐसे होगा, ये काम ऐसे होगा, और राजमिस्त्री और ये लगा हुआ है उसमें। तो एक कॉन्ट्रैक्टर उस मकान को बनाने का लिया 5 लाख रुपया, मान लो सपोज करो,
5 लाख वो 3 महीना 4 महीना मकान बनवाया, बहुत माथा पेची किया, बहुत सोचा, तब कमाया। एक इंजीनियर आया, उसने उस मकान का नक्शा बना के दिया, डिजाइन बना के दिया, 50,000 रुपया लिया, निकल गया। उसका काम कितने देर का था? आधे घंटे का। लेकिन इस आधे घंटे के काम के लिए उसने सालों तक अपने आप को ट्रेन किया, अपने दिमाग को क्या करना सिखाया है? सोचना सिखाया है। इसलिए हमको सोचना आना चाहिए। तो कोई भी नया तरह का कैपेसिटेंस निकालने के लिए देगा, घबराओगे नहीं, सोचोगे कि पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालें। और पोटेंशियल डिफरेंस निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तुम तो मैथ्स फिजिक्स के स्टूडेंट हो, तुमको मैंने क्लास में सब कुछ पढ़ाया है। मैंने पढ़ाया है कि डीवी बाई डी आर क्या होता है, माइनस डीवी बाई डी आर ई होता है। यहां से एक रिलेशन बनता है v बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ई डी आर, बस हो गया, वहां से हम लोग निकाल लेंगे। लेकिन हमको ई तो चाहिए होगा ना। अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस भी निकालना चाहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो चाहिए होगा। तो हम एक काम करते हैं मेरे बच्चे, हम लोग अपने मन से सेंटर से आर दूरी पर कोई रैंडम पॉइंट उठा लेते हैं। हम लोग अपने मन से सेंटर से आर दूरी पर कोई रैंडम पॉइंट उठा लेते हैं। ठीक है, जरा समझिएगा। ठीक है, एट डिस्टेंस आर फ्रॉम सेंटर, सेंटर से आर डिस्टेंस पर अगर हम लोग जाएं तो उस केस में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा? इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, इसको समझो। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहा हूं, समझना, एकदम समझना, बहुत ही मजेदार तरीके से समझाएंगे। यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अंदर वाले गोला का इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस बाहर वाले गोला का इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होगा। पता है तुमको, एक ही आदमी, किसी का बाप भी होता है और किसी का बेटा भी होता है। मेरी बात समझ रहे हो? तुम्हारे पापा जो हैं तुम्हारे दादा के एक बेटे हैं, लेकिन तुम्हारे क्या हैं? बाप हैं। तो एक ही आदमी किसी का बाप भी और किसी का बेटा भी है। तुम आज किसी का बेटा है, कल को किसी का बन जाएगा ना। चलो बहुत बढ़िया। मतलब ये जो पॉइंट है, ये बाहर वाले पॉइंट स्फीयर के लिए अंदर का पॉइंट है। ए बाबू बोर्ड पर देखो, ये जो पॉइंट है ये बाहर वाले गोले के लिए अंदर का पॉइंट है। और तुमको मालूम है, क्या मालूम? किसी भी कंडक्टर के भीतर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जीरो। मतलब इस पॉइंट पर बाहर वाले गोला यानी बी का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? जीरो। स्वीट पोटैटो, समझे कि नहीं? इस पॉइंट पर बाहर वाले गोले का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा चेला? जीरो हो जाएगा। मतलब ई बी क्या हो जाएगा? जीरो। लेकिन चेला ई वाला जो पॉइंट है अंदर वाले के लिए तो बाहर का ना पॉइंट है। मतलब स्फीयर ए के लिए, इस वाले गोले के लिए ये बाहर का पॉइंट हो गया। तो ए के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा चेला, ए के कारण वो क्या आएगा? के क्यू बट्टा आर स्क्वायर। स्मॉल क्यू लिया हुआ हूं ना, तो के क्यू बट्टा आर स्क्वायर। बी का क्या आ जाएगा? जीरो। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा चेला? के क्यू बट्टा आर स्क्वायर। और तुम लोग को क्लास में एक और चीज पढ़ाया हुआ हूं चेला। क्या पढ़ाया हुआ हूं? हम लोग जानते हैं, वी नो, क्या जानते हो? सर हम तो कुछ नहीं जानते हैं। माइनस डीवी बाई डी आर क्या होता है चेला? ई के बराबर। तो ई डी आर को उधर भेज दूं, ई डी आर बराबर क्या हो जाएगा? माइनस डीवी। बोलो चेला, नहीं हो जाएगा? अब माइनस को उधर भेज दूं तो डीवी बराबर क्या हो जाएगा? माइनस ई डी आर। बाबू मेरे दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दूं, कुछ जाया गया क्या तुम्हारा? इंटीग्रेशन कहां से कहां होगा? R1 से लेके कहां तक? R2 तक। R1 से लेके कहां तक? और इधर पोटेंशियल का इंटीग्रेशन कहां से कहां होगा? R1 पर। सुनो, R1 पर यानी ए पर पोटेंशियल कितना है? V। और R2 पर यानी B पर पोटेंशियल कितना है? 0। अब इधर dv का इंटीग्रेशन करोगे तो dv का इंटीग्रेशन होगा v। dv का इंटीग्रेशन क्या होगा? v। लेकिन लिमिटवा कहां से कहां तक है? v से लेके 0 तक। और इधर क्या पुट होगा? माइनस के क्यू बट्टा आर स्क्वायर डी आर। लिमिटवा कहां से कहां तक चला? अच्छा एक चीज देखो, ये घट के क्या हो जाएगा? 0 माइनस वी। अरे बाबू ये माइनस वी नहीं हो जाएगा? ऊपर 0 माइनस वी तो माइनस वी, और इधर क्या हो जाएगा? माइनस के क्यू। इंटीग्रेशन में 1 बाई कितना, कहां से कहां तक? के क्यू को लात मार के बाहर निकाल दिए। माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। अब 1 बाई आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन। क्या बात है। अब यहां से हम लोग देखो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया? भी ये आ गया के क्यू, और 1 बाई आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आ गया? लिमिटवा कहां से कहां तक जी? तो पुट कर दीजिए ना, के क्यू इंटू कितना? माइनस 1 बाई आर टू माइनस 1 बाई आर वन होगा। एक माइनस यहाँ है और एक घटाने वाला माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? तो 1 बाई आर वन हो जाएगा चिला। तो हमारे पास v बराबर क्या हो जाएगा? के क्यू इंटू
1/R1 माइनस 1/R2। नहीं समझ में आया? यानी आ गया ना जी? नहीं आया? नहीं आया? तो हमारे पास v बराबर क्या हो जाएगा चेला? के क्यू। इसको इधर भेज दोगे तो R2 माइनस R1/R1 नहीं हो जाएगा? ठीक है। नाउ चेला, नाउ कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? Q बाई V ना चेला। तो चार्ज तो Q देवे किए थे और V क्या आ गया? के क्यू इंटू R2 माइनस R1 बाई, नहीं आ गया चेला? नहीं समझ में आया गुरुजी? आ गया? ये Q से Q कट जाई तो कैपेसिटेंस क्या आ गया? अरे जगह कम है, उधर लिख दे क्या? दिक्कत होगा? तो कैपेसिटेंस बराबर क्या आ गया? 1/K और कितना? पलट ना जाएगा चेला? R1R2 बाई, नहीं हो जाएगा? अरे भाई तुम लोग को एक चीज पता है, के बराबर कितना होता है? 1/4 होता है ना? तो हाँ हाँ गया, हाँ हाँ आया, तो 4 को क्या लिख सकते हैं? 1/K। नहीं लिख सकते हैं? तो इस 1/K के जगह पे क्या लिख सकते हो? ये क्या हो गया? R1R2/R2 माइनस R1। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला निकल के आ गया चेला। एक चीज देखो चेला, ये दो चीज पर डिपेंड कर रहा है। तुमको हम एक चीज देखने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन डिपेंड किस पर कर रहा है? दो चीज पर। एगो तो अंदर और बाहर के रेडियस पर, एगो किस पर? मीडियम के परमिटिविटी पर। अगर दोनों कैपेसिटर के बीच में, मतलब दोनों प्लेट के बीच में यहां पर हवा ना होकर के कुछ और चीज होता तो मीडियम का परमिटिविटी लेते, एप्सिलॉन एम। और एप्सिलॉन एम को क्या लिख सकते हैं? एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन आर। सैटरडे को कराए थे ना, तो वही चीज यहां पर भी करेंगे। अब ये बस ध्यान में रखना आपने, यहां पे R1 क्या है? इनर रेडियस। और R2 क्या है? तो तुमने देखा हमने क्या किया? कुछ नहीं किया। अरे सर कुछ तो किया है, तभी तो इतना आ गया। हमने बस इतना किया कि कैपेसिटेंस निकालने के लिए अपने इच्छा से कुछ चार्ज दे दिया, फिर उस चार्ज के कारण कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हुआ वो निकाल लिया, और चार्ज बाय पोटेंशियल डिफरेंस कर दिया। मैं तुमको ईमानदारी से बताऊं चेला, तो तुमको ये वाला बस फॉर्मूला याद रखना है। मुझे नहीं लगता कि बोर्ड में ये डेरिवेशन आएगा, क्योंकि एनसीईआरटी से कट आउट हो चुका है। लेकिन हमें क्लास में इंच इंच पढ़ना है। हमारे कोचिंग का टैगलाइन ही है, इंच इंच पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? इंच इंच पढ़ाऊंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। आराम से लिखो चेला, है ना? तो हमने अपने इस डेरिवेशन में बाहर वाले स्फीयर को अर्थ से कनेक्ट किया, तो उसके अकॉर्डिंग हमने पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट किया और कैपेसिटेंस निकालने का काम किया। अगर हम ऐसा करें कि बाहर वाले को अर्थिंग से ना कनेक्ट करके अंदर वाले स्फीयर को अर्थिंग से कनेक्ट कर दें, तो चार्ज का मामला उल्टा हो जाएगा। माइनस चार्ज अंदर के स्फीयर पे आएगा, प्लस चार्ज बाहर के स्फीयर पे आएगा। पोटेंशियल निकालने का तरीका भी बदल जाएगा और कैपेसिटेंस कुछ और आएगी। तो आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं कि अगर अंदर वाले को हम अर्थित करें, अर्थिंग से जोड़ दें, तो क्या कैपेसिटेंस आएगा। हालांकि मैं कहता हूं कि वो डेरिवेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका फाइनल रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये फॉर्मूला कहां से आया ये जानना जरूरी था, इसलिए मैंने डेरिवेशन करवाया। आगे अब हम लोग पढ़ेंगे कैपेसिटेंस ऑफ सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। क्या पढ़ेंगे? कैपेसिटेंस ऑफ सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। यहां तक में किसी को कोई डाउट है?